Now I call up our head of the department, Professor Trilochan Sharma, for introducing the keynote speakers and chairperson and co-chairperson in detail, and then I'll take back. Thank you, sir. God bless you. थैंक यू अवनीश जी। सभी लोग अपना माइक बंद कर देंगे प्लीज। सभी पार्टिसिपेंट अपना माइक बंद कर दें। थैंक यू वेरी मच। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय कॉमर्स विभाग के द्वारा आयोजित ये जो ई ज्ञान सीरीज है, आज हम उसके तीसरे व्याख्यान की तरफ हैं। हमारे बीच में हमारे कीनोट स्पीकर जो आज के मुख्य वक्ता हैं, प्रोफेसर जेके शर्मा जी, वो जुड़ चुके हैं, और जो हमारे इस कार्यक्रम के आज के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर संतोष त्रिपाठी जी, वो भी कुछ ही क्षणों में मुझे लगता है जुड़ जाएंगे। हेलो सर, बोले, सुनाई पड़ता जी। तो कुछ ही क्षणों में संतोष त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और हमारे 2 लेक्चर इस सीरीज में हो चुके हैं। आज का जो व्याख्यान है उसका जो विषय है वो वैल्यूज एंड एथिक्स इन रिसर्च, यानी शोध में वैल्यूज और एथिक्स को किस प्रकार से समाहित किया जाए और किस प्रकार से वैल्यूज और एथिक्स शोध को प्रभावित करती हैं, इस विषय को लेकर के आज का ये पूरा व्याख्यान है। मित्रों, हम सभी लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ सिद्धांतों के साथ, कुछ ना कुछ व्यवहार के साथ चलते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, और उन समस्याओं का समाधान भी हम अपने मन, बुद्धि, विवेक के अनुसार ही करते हैं। और मन, बुद्धि, विवेक और इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं, उनको प्रतिपादित करने में, उनको प्रभावित करने में, उनको संचालित करने में वैल्यू एथिक्स का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आज का ये व्याख्यान, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी हो कि आजकल जो रिसर्च, यानी जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, एमफिल स्कॉलर्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो रिसर्च हो रहे हैं, उसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी आग्रह किया है कि पब्लिकेशन एथिक्स नाम का एक पेपर उसमें समाहित किया जाए। और वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष के नाते मैं आपको ये भी सभी को बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जैसे ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उस कोर्स को लॉन्च किया था, हमने उसको समाहित ही नहीं किया, अपितु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा सुझाए गए विषय के साथ साथ उसमें वैल्यू एंड एथिक्स, खास करके इंडियन वैल्यूज एंड एथिक्स को कैसे समाहित किया जा सकता है, उसको भी हमने सिलेबस में समाहित किया है। वैल्यू और एथिक्स का जीवन पर बड़ा प्रभाव होता है, और अगर आपके वैल्यूज, आपकी एथिकल सिस्टम ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपका जीवन यापन करने की क्षमता भी बढ़ेगी, और आप अपने जीवन में सभी सिद्धांतों को लेकर के और बिना किसी को प्रभावित किए अच्छे नागरिक भी बन सकते हैं और आगे जीवन चला भी सकते हैं। और इसीलिए वैल्यू और एथिक्स का महत्व रिसर्च में बढ़ जाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक हाईली एकेडमिक वैल्यूज क्रिएट करते हैं। एक बहुत बड़ा जो डिग्री है, जिसे आप कह सकते हैं पीएचडी है या एमफिल है या किसी अन्य प्रकार के प्रोजेक्ट है या रिसर्च है जिसमें भी हम करते हैं, अगर हम उसमें अपने एथिकल सिस्टम को इन्वॉल्व रखेंगे, उसको पिरो के रखेंगे, तो उसके परिणाम स्वाभाविक रूप से ही हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए, छात्र के लिए, प्रत्येक नागरिक के लिए अच्छे ही होंगे। इसलिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आज इस विषय के लिए जो हमारे कीनोट स्पीकर हैं, ऐसे हमारे साथ प्रोफेसर जेके शर्मा जी हैं। प्रोफेसर जितेंद्र कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर, प्रोफेसर जेके शर्मा जी सुन पा रहे हैं? प्रोफेसर जेके शर्मा सर सुन पा रहे हैं क्या मुझे? सर, आपका स्वागत एवं अभिनंदन है।
आप हमारे बीच में बड़े शॉर्ट नोटिस पे उपलब्ध हुए। आप महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से आते हैं। आप महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के रीजनल सेंटर पलवल में प्रोफेसर एवं हेड के रूप में कार्यरत हैं। आप महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के संकाय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। आपने लगभग 10 देशों की यात्राएं पिछले कुछ 10 वर्षों में विभिन्न विषयों को लेकर के, विभिन्न अकादमिक विषयों को लेकर के की हैं। आप लगभग जो अकादमिक संस्थाएं हैं उनके स्थायी रूप से सदस्य हैं। विभिन्न प्रकार की जो देशीय और अंतर्देशीय संस्थाएं हैं उनके आप सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। 100 से भी अधिक आपके रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हैं। आपकी लगभग 10 पुस्तकें टेक्स्ट बुक के रूप में प्रकाशित हुई हैं और साथ ही साथ आपने उतनी ही पुस्तकों का एडिटेड बुक के रूप में भी प्रकाशन किया है। आपके पास जो विश्वविद्यालय है उसकी जो विभिन्न प्रकार की समितियां हैं उनके भी आप सम्मानित सदस्य हैं। आप बहुत सारी सिलेक्शन कमेटियों में ऑल ओवर इंडिया आप समय समय पर अपना प्रतिभाग करते रहते हैं। मैं सौभाग्यशाली इसलिए भी हूं कि प्रोफेसर जेके शर्मा और मैंने साथ ही साथ एक ही दिन एक ही आरडीसी से डीलिट का अध्ययन शुरू किया था और एक ही कन्वोकेशन में हम दोनों की डीलिट की उपाधि भी पूर्ण हुई है। हम दोनों ने मेरठ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। ऐसे मनीषी, ऐसे मृदुभाषी और बहुत ही ओजपूर्ण वाणी की धनी प्रोफेसर जेके शर्मा जी का मार्गदर्शन आज हमें इस व्याख्यान में प्राप्त होने वाला है। मुझे लगता है कि आदरणीय संतोष त्रिपाठी जी जो हमारे बीच के हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, वो भी जुड़ चुके होंगे। अगर उन्हें थोड़ा सा विलंब हो रहा होगा तो वो जुड़ने वाले ही होंगे। उनका परिचय वैसे तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ नए प्रतिभागी भी हमारे साथ जुड़े होंगे। उनके सम्मुख रखता हूँ। वो हमारे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के फिजिक्स विभाग के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक लंबे समय तक प्रथम परीक्षा नियंत्रक के रूप में भी विश्वविद्यालय में कार्य किया है। वो अपने विभाग के लंबे समय विभाग अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत ही मृदुभाषी हैं। उनकी एक विशेषता है, उनको रूल, रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस, खास करके यूजीसी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो विभिन्न प्रकार के नियम परिनियम हैं उन पर उनका काफी अच्छा पकड़ है और समय समय पर मैं उनसे बीच बीच में बातचीत करके और उस अधिनियम परिनियम के बारे में भी जानकारी प्राप्त करता रहता हूं। आज वो हमारे साथ इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में हैं। मैं उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ आज को चेयरमैन के रूप में अपने बीच के अपने छोटे भाई के रूप में डॉक्टर जुगल किशोर दाधिच जी हैं। राजस्थान से आते हैं, आजकल राजस्थान में ही हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि पूरे देश भर के लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुगल किशोर दाधिच जी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के गांधीयन पीस विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मैं उनका भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत ही अच्छे वक्ता भी जुगल किशोर जी हैं, बहुत विद्वता उनके अंदर है। उनकी एक खास गुण मैंने देखा है, मैं एक दिन कुछ समय के लिए उनके साथ था, तो अजनबियों को कैसे अपने व्यवहार से प्रभावित कर लिया जाए और कैसे वो हमारी तरह से हमारे अनुकूल व्यवहार करने लगे, ये उनका विशेष गुण मैंने उनमें पाया है। बहुत ही सहृदय हैं, हमेशा सभी का आदर करते हैं। मैं जुगल किशोर दाधिच जी का भी स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं अपने सभी छात्रों का, उन सभी प्रतिभागियों का जो विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न विश्वविद्यालयों से, विभिन्न प्रदेशों से या अन्यत्र कहीं से भी इस व्याख्यान में उपस्थित हुए हैं। और इसी के साथ मैं आज के मुख्य वक्ता और को आमंत्रित करने के लिए आज के संचालक श्री अवनीश कुमार जी को आमंत्रित करता हूं और अवनीश कुमार जी को भी एक कुशल संचालन के लिए धन्यवाद देता हूं, उनका भी स्वागत करता हूं। अवनीश जी। व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए अब को चेयरपर्सन डॉक्टर जुगल किशोर दाधिच जी से रिक्वेस्ट है कि वो इस टॉपिक पर कुछ बोलें। डॉक्टर जुगल सर, जी सर, स्पीक ऑन द टॉपिक। जी नमस्कार सर।
आवाज आ रही है मेरी? नमस्ते। हाँ हाँ आ रही है। जी जी जी। मैं सबसे पहले तो ई ज्ञान सीरीज के तृतीय चरण में व्याख्यान माला के आज चेयरपर्सन प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ऐसे मृदुभाषी जैसे कोई अहिंसा के पुजारी हैं, उनका मैं भाव बिना स्वागत करता हूँ। हमारे बीच आज जाने माने देश के विद्वान, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न, व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर जेके शर्मा साहब, जो आज हमारे मुख्य की नोट स्पीकर हैं, डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रोहतक से हमें व्याख्यान देंगे। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं, मेरे ही अग्रज भ्राता प्रोफेसर टीसी शर्मा साहब, जो कॉमर्स के हेड हैं, अच्छा, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जरा मैं भी देख लूं ना एक बार। और उनके साथ में मेरे ही ब्रदर डॉक्टर श्रेष्ठ मिश्रा, डॉक्टर सुब्रतो रॉय साहब, डॉक्टर अवनीश जी, डॉक्टर शिवेंद्र सिंह जी, डॉक्टर रवीश वर्मा जी, इन सभी का मैं भाव बिना हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे ये बड़ी खुशी है कि महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा कॉमर्स विभाग के जो ये इसका वो फीता होता है ना बांधने वाला, वो है ये। अलग अलग विषयों के ऊपर जो ई ज्ञान सीरीज प्रारंभ की है, मैं विभाग को और संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर पवनेश को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कुलपति साहब ने हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया कि ऐसे बदलते परिवेश में, एक लॉकडाउन वैश्विक महामारी में हमें ऐसे ज्ञान का प्रकाश कर रहे हैं जिसे हमें हमारे जीवन में और विद्यार्थियों के जीवन में कुछ न कुछ नवाचार आ रहा है, इनोवेटिव हो रहा है। प्रोफेसर टीसी शर्मा ने और उनके विभाग ने एक बहुत ही बड़ा आधुनिक बदलते युग में एक ऐसा मार्मिक टॉपिक आज चुना है, वैल्यूज एंड इथिक्स इन रिसर्च। बहुत ही आज उपयोगी है, आज इसकी जरूरत है। समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, और इन बदलते परिवेश में अगर हमने अपनी सभ्यता, संस्कृति, जो ऋषि मुनियों की संस्कृति है, उसमें इथिक्स और वैल्यूज को जीवित नहीं रखा, तो हम अनुसंधान को विश्व में नए सोपान प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इथिक्स की जहां तक बात है, वैल्यूज की जहां तक बात है, हम इथिक्स से ही वैल्यूज का जानकारी प्राप्त करते हैं, सर्जन होता है। और इथिक्स कहाँ से आता है? सबसे पहले माता पिता, परिवार, स्कूल जो हमें इथिक्स सिखाते हैं, और उसी इथिक्स को आगे अनुसंधान में कैसे जोड़े। वैसे तो हम आपको फीस का स्कॉलर हूँ, मैं नीति शास्त्र की बात करूंगा, और नीति शास्त्र जिसे व्यवहार दर्शन, नीति दर्शन, नीति विज्ञान, आचार शास्त्र भी कहते हैं। तो हमें जो दर्शन है वो एक शाखा है, वो हमें क्या सिखाता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, और इन्हीं प्रश्नों को हमें नैतिकता से समझना है। तो जब नैतिकता के अंदर समझना है, उन नैतिकता को मूल्यों में अनुसंधान के साथ कैसे जुड़े। देखिए, अनुसंधान कई प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है, विश्लेषणात्मक भी है, विवरणात्मक भी है, हिस्टोरिकल भी है, अप्लाइड रिसर्च भी है, फंडामेंटल रिसर्च भी है। उन रिसर्च में बदलते परिवेश में आज हमें क्या चाहिए, उस रिसर्च में हमें नैतिकता कब होगी, इथिक्स कब होगा, मूल्य वैल्यूज कब होगा, जब उसमें ऑनेस्टी होगी, ट्रस्ट होगा, हमारा कोऑपरेशन होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, और नॉलेजेबल होगा। तो इन चीजों को अगर अपन अपने अनुसंधान में करें, तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि जो वो रिसर्च हमारे सामने आएगा, उसकी वैधता भी होगी।
और औचित्यपूर्णता भी होगी, और औचित्यपूर्णता और वेदता होगी तो निश्चित रूप से हमारे अनुसंधान को नैतिकता रूपी जो कानूनी है वो कानूनी रूप से परिपूर्ण होगा। देखिए, मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे बीच में बहुत बड़े विद्वान आज प्रोफेसर जे.के. शर्मा साहब का हमें उद्बोधन सुनना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंदर चाहे मनुष्य कौटिल्य की बात हो, चाहे विवेकानंद या महात्मा गांधी की बात हो, हमारा हमेशा ही रिसर्च वैल्यू से, एथिक्स से परिपूर्ण रहा। आपको एग्जाम्पल दूंगा, 1199 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जो भारतवर्ष के यहाँ पर थे, छात्र आते थे, उन्होंने आक्रमण किया, उनको जला दिया, लेकिन आज हमारी सभ्यता, संस्कृति, अनुसंधान, इथिक्स और वैल्यूज के कारण भी मैं आपको बारे में बताऊं एक बात हो कि जब रिसर्च होता है तो कलम से ही लिखा जाता है, तो कलम बनाने वाले के लिए तो मोटी है, लेकिन लिखने वाले के लिए कसौटी है। तो हमें कसौटी के ऊपर खरा उतरना है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को इसी प्रवाहमान रखना है, तभी हमारा अनुसंधान साकार होगा। तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और ऐसे विषय के ऊपर हमें आज सुनने को मिलेगा प्रोफेसर जे.के. शर्मा साहब का। तो मैं आप सभी का कॉमर्स विभाग सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं हमारे अविनेश जी को सपोर्ट करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत Sir, we from Mahatma Gandhi Central University welcome you, sir, Professor Jitendra Kumar Sharma, sir, as keynote speaker for speaking on this topic, values and ethics in research. Now you can, sir, take control of it. नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। मां सरस्वती के पावन पुनीत मंदिर केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहार के सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध वर्ग, साथियों, शोधार्थियों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी को सादर नमन करता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि आज आपने मुझे एक छोटे से विद्यार्थी को इस ज्ञान की श्रृंखला में, ज्ञान यज्ञ में एक आहुति देने का अवसर प्रदान किया। तो मैं आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अत्यंत आपका आभार मानता हूं। सभी प्रबुद्ध वर्ग हैं, शोध के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं, शोध कर चुके हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि कई बार हम रास्ता कई बार निकल चुके होते हैं जिन रास्तों पर, लेकिन फिर भी हमें कई बार ऐसा मोड़ आ जाता है कि वहां किसी न किसी से रास्ता पूछना पड़ता है और अपने डेस्टिनेशन पे हम खड़े होते हैं। लेकिन समस्या इस बात की है, शोध करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना शोध को मानना या उसको अपनाना महत्वपूर्ण है। अब मैं बात कहां से शुरू करूं, क्योंकि एथिकल वैल्यूज पे बोलना है। दो शब्द मैं आप सभी आयोजकों के लिए, भाई त्रिलोचन के लिए, भाई शिवेंद्र जी, सभी प्राध्यापक वर्ग जिन्होंने ये ज्ञान की ऐसी श्रृंखला शुरू की है जो मैं समझता हूं कि संपूर्ण भारत में अद्वितीय है और बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही कम खर्चीली है, कोई खर्चा भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैं दो लाइन आप लोगों के, बहुत बड़ा शायर तो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं कल से सोच रहा था कि भाई ये इतना बड़ा प्रयास किया है तो इन लोगों को मैं उद्बोधन में क्या कहूंगा। तो मैं शुरुआत यहां से करता हूं कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। आपके मन में चाह थी तो आपने ये काम किया कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं।
दिल में इबादत हो तो उसकी दुआएं पहले आती हैं। अगर दिल में इबादत हो तो उसकी दुआएं पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती है। तो मैं सादर सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। रिसर्च के इथिकल वैल्यूज पे, और अभी जो हमारे महानुभाव व्याख्यान दे रहे थे इथिकल वैल्यूज पे, मैंने उनके शब्दों को भली भांति सुना और वो लगभग जो मेरी समस्या थी उसी का एक समाधान उन्होंने प्रस्तुत किया। अब ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च तो सभी पढ़ चुके हैं, रोज के व्याख्यान मालाओं में आते हैं। लेकिन मैं शुरुआत ये करता हूं कि ये रिसर्च की देन आखिर है क्या चीज, ये रिसर्च कहां से आई है, रिसर्च का जो परंपरा है वो क्या परंपरा है, या ये क्या चीज है रिसर्च। जैसा कि आप सभी जानते हैं अंग्रेजी शब्दकोश है। रिसर्च का मीनिंग ये है कि भाई आप रिसर्च, पुनः किसी चीज को खोजना, और ये जो क्रिया है, ये जो रिसर्च है, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्रिया है, एक्टिविटी है, ह्यूमन बीइंग की एक नेसेसिटी है, एक नीड है। उसके तहत उसको बार बार सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्रकृति के प्रांगण में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव परमात्मा ने पैदा किए हैं, चाहे वो जड़ हैं या चेतन है, एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास उसने सोचने की और उसके बाद सोचने के बाद करने की शक्ति उस मनुष्य को दी है। और मनुष्य का काम है सोचना और करना। तीन बातें आती हैं कि जो एक साधारण से व्यक्ति कहते हैं कि वर्ड्स वाइल टॉकिंग। जब आप बात करते हैं तो शब्दों का ध्यान रखिए। रोड वाइल वॉकिंग एंड टॉकिंग वाइल शॉपिंग। तो मैं वर्ड्स वाइल वॉकिंग टॉकिंग की जो बात करना चाहूंगा, जो शब्दों की और बोलने की ये बात है, उस बात में मुख्य बात यह है कि जो हम बोलते हैं नित्य नई नूतनताएं आती हैं। जैसे जैसे व्यक्ति का ग्राफ बढ़ता है, उसका सोचने का दायरा बढ़ता है, उसके करने का दायरा बढ़ता है, उसकी विल पावर बढ़ती है, उसकी फंक्शनल पावर बढ़ती है, हर चीज बढ़ती है। उम्र घटती जाती है, लेकिन जो आवश्यकताएं हैं या उसकी आकांक्षाएं हैं वो बराबर ज्योमेट्रिक रेट में बढ़ती रहती हैं और शक्ति का ह्रास होता रहता है। एक रिसर्च ही ऐसी चीज है जो हमें एक ज्ञान मार्ग प्रदान करती है कि हम कैसे अधिक से अधिक आगे बढ़ें, अधिक से अधिक संगठित हों, अधिक से अधिक संगठित, थोड़े साधनों को भी संगठित करके उसका अधिक से अधिक हम फायदा उठाएं। आज संपूर्ण विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से होकर गुजर रहा है। बड़ा दयनीय विषय है। आज इस विज्ञान के युग में मनुष्य बहुत अच्छी रिसर्च की मैं बात कहना चाहूंगा कि रिसर्च शोध है, लेकिन एक श्लोक सुभाषितानी में आता है कि गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा। अगर गुणी के पास गुण रहता है तो वो और बढ़ता है और वृद्धि करता है और समाज को कुछ देता है, और जो किसी वो निर्गुणी या किसी दुराचारी के पास पहुंच जाता है तो समाज को एक बहुत बड़ा विक्षेप और बहुत बड़ा एक उसमें जो हाहाकार आज मचा हुआ है, एक डिस्ट्रक्शन की ओर वो इंगित करता है, एक नरसंहार की ओर इंगित करता है। तो आज विज्ञान के युग में और शोध के युग में ऐसी विडंबनाएं जब देखने को मिलती हैं, और हम एथिक्स की बात करते हैं जो आज समय की मांग है। शोध कहां से आया, क्यों आया। मैं रिसर्च मैथोलॉजी पे तो लेक्चर बहुत सुने होंगे। मैं तो आज उन मनीषियों को नमन करने का प्रयास करना चाहता हूं जिन्होंने ये शोध जैसा बहुत ही गूढ़ विषय पैदा किया। तो इसकी पृष्ठभूमि में आते हैं। वैसे अगर कौटिल्य का 300 ईसा पूर्व का भी कुछ इतिहास देखें और कौटिल्य का चिंतन भी देखें तो शोध पद्धति को अपनाने में उन्होंने भी अपने जो उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है उसमें प्रयोग किया है।
लेकिन अगर और प्राचीन काल में जाएं तो शोध पद्धति विदेशों में, लैटिन और आपका फ्रांस में, जर्मनी में जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गए, वेस्टर्नाइजेशन में जैसे जैसे चीजें आती गई, उसको डेवलप किया है लोगों ने, उसको मोरे वगैरह ने उसको बहुत अच्छा डिफाइन किया है और स्टेप बाय स्टेप उसमें कुछ देखने को मिलता है। लेकिन हमें आज तक ये पता नहीं होता, हम रिसर्च के सभी मनीषी बैठे हैं, कि एक शोध पद्धति क्यों बनाई गई और इसका उद्गम कहां से होता है। शोध पद्धति, अभी हमारे विद्वान साथी ने कहा कि जो भारतीय संस्कृति है ये ऋषि मुनि की परंपरा है, और जो शोध में शब्द है शोध और पद्धति, और शोध का मतलब क्या है, ये भी एक देखना और मनन करना, देखने और मनन करने से जो बनता है वो शोध बनता है। ऋषि मुनि, ऋषि इति पश्यति इति ऋषि, जो देखता है वो ऋषि है, और जो मुनि जो मनन करता है, जो देखता है और उसको मनन करता है, तो ऋषि मुनि परंपरा, ऋषि मुनि सभ्यता का जो देन है हमारा शोध है। और इसका उद्देश्य क्या है, ऋषि मुनियों ने अगर शोध पद्धति या देखा और उसको मनन किया, उसका उद्देश्य क्या है, उसका एक ही उद्देश्य है, केवल एक में, वो है सत्य की खोज, द सर्च ऑफ द ट्रुथ। ब्रह्मांड, परमात्मा, ईश्वर है, उसकी अनुभूति, आत्मा, आत्म चेतना में उसकी जागृति, ये हमारा शोध है। और इस शोध का जब भान हो जाता है, जब एकाग्रता हो जाती है और आत्मा का परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है, तो ये माना जाता है कि उसने शोध को कर लिया है और जितने भी अपभ्रंश थे, जितनी भी उसकी चीजें थी, वो सब दूर हो गई। अगर हम भारतीय मूल के पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो ग्रंथ आता है, एंशिएंट इंडिया का जितना भी है, हमारा जो गीता सार है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लीजिए, वो इतना मौलिक क्यों है, क्यों उसमें बार बार नई नई विचारधाराएं निकल के आती हैं। श्रीमद् गीता को रोज पढ़िए आप, हर श्लोक का, हर शब्द का आपको नयापन उसमें दिखाई देता है। हर चीज आपकी सोच के दायरे में, यानी कि अगर आप 10 साल पहले की सोच के दायरे में गीता नित्य पढ़ते हैं, उसका पाठ करते हैं, उसका पारायण करते हैं, तो 10 साल पहले का अगर आप देखें और आज का देखें तो उसमें आपको अंतर मिलेगा और नई सोच उसमें बराबर दिखाई देती है। वो किस लिए रामायण पढ़ते, वो किस लिए बाइबल पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं या हमारे कुरान पढ़ते हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ की बात करो, धर्म ग्रंथ कोई भी हो सकता है, मजहब कोई भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा एक ही है। सत्य सत्य है, धर्म कोई भी है। हर व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक है। तो उस मंजिल एक की को प्राप्त करना, उस परमात्मा को प्राप्त करना, उस परम तत्व को प्राप्त करना, उस चेतना को प्राप्त करना, यही शोध है। शुरुआत अगर हम उपनिषदों से लें, मैंने अभी गीता का जिक्र किया, श्रीमद् भागवत गीता को सभी लोगों ने आपने पढ़ा है, सभी ने उसका मनन किया है, रामायण को आपने पढ़ा है। लेकिन उससे पहले कि मैं गीता के वैज्ञानिक विश्लेषण पे आऊं, मैं जरा सा परिचय आपको शोध के पद्धति के विकास के बारे में दे दूं, और शोध पद्धति कैसे विकसित हुई, क्या उसका कारण रहा, या क्या उस समय की मांग थी, या कैसे उसको डेवलप किया गया, इस ओर मैं थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। शोध पद्धति में मुख्य बात यह है कि हमारे एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम था पिपलाद। महर्षि पिपलाद थे, मुनि थे, बहुत ही ज्ञानी थे। गणित जैसे गूढ़ विषय के जो आर्यभट्ट का आप वो देखेंगे गणित, उसमें पिपलाद के बहुत सारे थ्योरम्स हैं जो उन्होंने डेवलप किए हैं। और आर्यभट्ट मूलतः उसके धर्म ग्रंथों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। भारत मूल में ज्ञान की कमी नहीं है, भारत तो ज्ञान का दाता है, और ज्ञान का सृजन अगर होता है तो भारतीय संस्कृति में होता है। भारत
ज्ञान का दाता है, विदेशों में वो ज्ञान पहुंचता है, वैसे ही स्थिति बनती है जैसे रॉ मटेरियल भारत का हो और फिनिश प्रोडक्ट बाहर से बन के आए। ज्ञान भारत का ही है, लेकिन उन लोगों के पास थोड़ी सुविधाएं ज्यादा हैं, समय ज्यादा है, आर्थिक शक्ति उनके पास ज्यादा है, शोध के साधन ज्यादा हैं, तो विज्ञान का विकास, वैज्ञानिक विकास अपने ढंग से कर लेते हैं, लेकिन उसका आधार भारत ही है। मूल ग्रंथ जो हमारे हैं वो सब आज ज्ञान के परम भंडार हैं। तो महर्षि पिपलाद के शोध की बात शुरू होती है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। इंटरेस्टिंग किस्सा यह है कि उनके आश्रम में पिपलाद का यह नियम था कि वो जो जितने अपने शिष्य अपने गुरुकुल में रखते थे उनमें से बेस्ट 5 का वो सिलेक्शन करते थे जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती थी। प्राय उनकी शिक्षा अवधि 3 या 4 वर्ष हुआ करती थी। उस समय ये हमारे टीडीसी वगैरह या ये पार्ट 1 सेकेंड ईयर 3rd ईयर तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन एक आचार्य कुल की एक शिक्षा पद्धति थी, तो उसकी एक मान्यताएं हुआ करती थी कि इतना पढ़ना है, इतने समय में ये अध्ययन करना है, इतने समय में ये अध्ययन करना है। इवन हम महापुरुषों को भी देखें, राम को देखें जहां उन्होंने विद्या पाई, और इसके अलावा कृष्ण को देखें, उन्होंने भी गुरुकुलों में विद्या पाई। तो उस समय की जो वैचारिक पद्धति थी उसके अंतर्गत ये गुरुकुल की जो शिक्षा थी ये प्रधान थी। तो पिपलाद के 5 शिष्य थे, और उन 5 शिष्यों को दीक्षांत समारोह में दीक्षा देने के उपरांत उनको सर्वश्रेष्ठ व क्रम में उनको पुरस्कृत किया जाना था, उनको पुरस्कार देना था। तो उसमें बात यह आई कि भाई सबसे पहला था, उन्होंने रैंक उसका एक क्रम बनाया हुआ था कि नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, नंबर 5 ये। तो 5 विद्यार्थियों को जब वो पुरस्कृत किया जाना था तो उन 5 विद्यार्थियों ने पिपलाद से एक प्रश्न किया, और उस प्रश्न में यह कहा गया कि हम 5 पहले हमारे अलग अलग प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का अगर आप उत्तर देंगे तो हम आपकी दीक्षा को पूर्ण समझेंगे और आपसे पुरस्कार प्राप्त करेंगे, अन्यथा हमारा अभी संतुष्टिकरण नहीं हुआ। तो ये बात पिपलाद के दिमाग में घर कर गई। तो पिपलाद ने इसी क्रम में जब उनकी ये बात थी तो उनको कहा कि भाई बोलिए आपके प्रश्न क्या हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे प्रश्न ये हैं, और बोले आज तो मेरे पास समय नहीं है, तो आप कल आइएगा और एक एक करके आइएगा, एक दिन में एक विद्यार्थी मेरे पास आएगा, ठीक है। तो पहले दिन जो विद्यार्थी आता है वो यही पूछता है आने के बाद कि सत्य क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ एंड व्हाट इज द गॉड, सत्य क्या है। और तो पिपलाद उसकी बात नोट कर लेते हैं, बोले ठीक है जाइए, वो बात प्रश्न उसका सुन लेते हैं, उत्तर के लिए उसको भेज देते हैं कि ठीक है हम आपका उत्तर आपको बताएंगे। दूसरे दिन दूसरा आता है तो उसका सवाल होता है होम, कि वो सत्य जो है या परमात्मा है उसको किसने देखा है। अगर भगवान क्या है, सत्य क्या है और उसको किसने देखा है, और उसके वहन पहला वाट था, दूसरा वहन, सॉरी वो मैं हूं तीसरा है। तो उसने कहा कि भाई वहन उसको कब देखा है, क्या है, और वहन उसको कब देखा है, कब उसकी अनुभूति हुई है। तीसरा आता है तो वो होम, किसने देखा है। चौथा आता है तो वो कहता है कि वह क्यों, उसकी जरूरत देखने की क्यों है। और पांचवा जो आता है वो ये कहता है वेयर, कहां। तो ये 5 सवाल 5 शिष्यों ने किए, 5 दिन का समय लिया, और पिपलाद ने एक शिष्य के जवाब में कुछ उनका उत्तर लिखा, उसे रख दिया, दूसरे शिष्य के जवाब में कुछ उत्तर लिखा, उसे रख दिया, और इस तरह से वो 5 शिष्यों के जवाब और उनके सवाल और जवाब सुनता गया और उनके बारे में लिखता गया। और लिखने के बाद
जब उसने देखा कि अगर मैं इनको उत्तर बताऊंगा तो ये फिर तर्क करेंगे, और तर्क करने के बाद इनकी समझ में बाल बुद्धि है वो बात आई कि नहीं आई, तो उसने कहा कि ठीक है, आप मिल करके फिर उनको पांचों को बुलाया एक साथ। जब पांचों को उनको बुलाया, उनको कहा कि तुम्हारे सवालों का जवाब मैं 1 वर्ष के उपरांत दूंगा। और तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें? बोले तब तक तुम ये मान के चलिए कि आपकी शिक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। आपकी शिक्षा में चूंकि जैसे हम ग्रेजुएट कर लेते हैं ऑनर्स कोर्स में और 1 साल देना पड़ता है, या अलग से कुछ उसके लिए ऑनर्स कोर्स मान के चलिए कि आपको सम्मान सहित उत्तीर्ण होना है, इसमें ऑनर्स कोर्स में जाना है, तो आपके लिए 1 वर्ष का ऑनर्स कोर्स हम दिए देते हैं। और आपको उसमें क्या करना है? उन्होंने कहा तपः, आपको जाना है और आपको तप करना है। और तो प्रहलाद की वो बात सुनते हैं और वन को निकल जाते हैं और परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। हमारी अगर गुरु शिष्य परंपरा की मैं बात थोड़ी कहूं, इस बात को थोड़ा और मैं विस्तार से कहूं, जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, महात्मा गांधी जी का नाम लिया। महात्मा गांधी के सामने 2 घटनाएं हैं जीवन में जो उनको महात्मा बनाती हैं। गांधी तो वो सरनेम था ही था उनका, लेकिन जो शब्द महात्मा लगता है वो इसलिए लगता है, हालांकि आज तो दुनिया है भैया, हर महापुरुषों के लिए अब तो गाली देते हैं लोग, बाग अच्छा बुरा कहने की दृष्टा भी करते हैं, लेकिन मैं तो उस महात्मा गांधी को एक युग पुरुष और एक अवतार ही मानता हूं कि वो एक प्रकृति का, जैसा हमारा गौतम बुद्ध राम कृष्ण की संस्कृति में ऐसे अवतार दिए, तो हो सकता है वो हमारी आजादी के समय की मांग हो, वो एक युग पुरुष ही थे। मैं उनको सदर प्रणाम करता हूं। लेकिन अब कहने वाले तो क्या क्या कहते हैं, अब दुनिया है ये तो भाई सब चलता है, दुनिया में करना मुश्किल है, कहना आसान है, और हमारी तो भारतीय कल्चर है भैया, इसमें अगर 2 चीजें आती हैं, कॉपरेशन और उसके साथ साथ एडवाइस। वेस्टर्न कल्चर में और इंडियन कल्चर में यही फर्क है। भारत में अगर देखो तो सलाह देने वालों की कोई कमी नहीं है, एक लेमैन भी आपका एक इंटेलेक्चुअल का एडवाइजर हो सकता है, लेकिन अगर कॉपरेशन की बात कहें तो बिल्कुल मामला जीरो है। सहयोग की बात आती है तो कोई दिखाई नहीं देता, एडवाइस की बात आती है तो हर एक कोई अपना जताने का प्रयास करता है। तो महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी को 2 ही बातें महात्मा बनाती हैं। वो क्या है कि वो एक तो उनकी माता जी का बिना सूर्य देखे या बिना सूर्य का दर्शन किए वो भोजन नहीं करती थी, और उनकी जो तपस्या थी वो तो उनको तप की ओर ले जाती है। जो आत्मा को शुद्ध किया उन्होंने, उनकी माता जी से जो पुतली बाई थी उनसे उनको वो संस्कार मिले और उन्होंने अपने आप को उसी से पवित्र किया। और उसने कुछ जिंदगी में छुपाया नहीं। जिंदगी में अगर हम शोध की बात कर रहे हैं, शोध कुछ नहीं है, ये सत्य है, ये ट्रुथ है। और हमेशा गांधी की थीम अगर देखें एक ही थीम है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस बोथ आर माय गॉड। सत्य और अहिंसा ही मेरे ईश्वर हैं और इसके अलावा मेरे जीवन का कोई सार नहीं है। तो उसने ईश्वर को भी टच किया, सत्य को भी टच किया, और आत्मकथा लिखना दुनिया में अगर सबसे बड़ा काम है, सबसे मुश्किल काम है, तो उसमें सच बोलना और उसके साथ अपनी आत्मकथा लिखना। जो उसने लिखा, जो अपराध उसने किए, जो भूल उसने की, जो चूक उसने की, ऐसा कोई महापुरुष ही उनको उजागर कर सकता है। एक पिता की सेवा करने वाला व्यक्ति, जिस समय वो मरणोपरांत थे, मरने जा रहे थे, तो उस समय का वर्णन भी उन्होंने किया है कि मुझसे एक भूल हुई, मैं थोड़ा सामाजिक या अपने निजी जीवन में व्यस्त था, तो वो भी उन्होंने स्वीकार किया है। तो ऐसी बात कहने वाले ये आत्मा जो महात्माएं होते हैं, और गांधी का सारा जीवन जो गया है वो सत्य की खोज में या सत्य के शोध में गया है। पूरा जीवन उन्होंने जो बिताया है। विवेकानंद की बात करें, विवेकानंद भी साधारण व्यक्ति था, बहुत ही आचार्य नरेंद्र था उस समय तो, और वो नरेंद्र बड़े संभ्रांत परिवार से था। अगर वो सत्य की खोज में ना था
तो वो भी नरेंद्र बना रहता और या कोई वकील बैरिस्टर होता, पैसा कमाता और दुनिया से चला जाता। लेकिन वो विवेकानंद बना और 39 साल मात्र 8 महीने की उम्र में पूरे विश्व पर उसने अपने ज्ञान का परचम लहराया। तो ये विशिष्ट आत्माएं हुआ करती हैं। और केवल उसके पास अगर कोई एक आधार था, एक अस्त्र था, एक शस्त्र था, तो वो केवल शोध था। अपने जीवन की वास्तविकताएं थी उसके पास में, और उस ईश्वर की अनुभूति मात्र ने ही एक नरेंद्र को विवेकानंद बनाया। और बड़ी विचित्र इसकी भी एक कथा है। अगर हम शोध की कथा देखें या विवेकानंद की जो गॉड में डायरेक्शन है, परमात्मा में शोध में डायरेक्शन है, वो बड़ी अजीबोगरीब डायरेक्शन है। वो रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और यही उनका सवाल होता है कि स्वामी जी मेरा एक ही प्रश्न है, मैं ये अनुभूति चाहता हूं कि ईश्वर है। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई ठीक है, तुम ईश्वर है तो ठीक है, तुम्हें इसके लिए 2-3 दिन का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और उसके लिए 1-2 हफ्ते का आप समय लेंगे। पहले दिन आपको बुलाएंगे, दूसरे दिन बुलाएंगे, फिर तीसरे दिन बुलाएंगे। तो पहले दिन बुलाया तो उसको पूरे दिन पानी में खड़ा कर दिया, दूसरे दिन बुलाया तो उसको आग के सामने खड़ा कर दिया, तीसरे दिन बुलाया तो उसको एक बहुत जोर से तमाचा मार दिया। तो तीनों उससे बात पूछी। जब पहले दिन वो पानी में ठंडे में उसको खड़ा किया तो बोले भाई आओ, क्या अनुभूति है? बोले बहुत ठंडी है, मैं तो बिल्कुल ठिठर गया हूं। अच्छा, दूसरे दिन जब गर्मी में या उसके आग के पास रखा तो पूछा कि भैया बताइए क्या है? बोले मैं आग में, गर्मी मेरे शरीर को लग रही है, अभी भी इसमें लपट सी निकल रही है। बोले अच्छा। जब तीसरे दिन उसको तमाचा लगाया बहुत जोर से, बोले अब बताइए क्या है? बोले बहुत जोर से तमाचा मारा है, मेरे चेहरे पे, मेरे जो उस पे है, फेस पे है, इसकी बहुत ज्यादा अनुभूतियां हो रही हैं और अभी भी इसकी झंकार से निकल रही। तो स्वामी जी ने एक ही बात कही थी कि अगर तुम्हारी त्वचा अग्नि में खड़े होने के बाद आग महसूस कर सकती है, और अगर तुम्हारी इंद्रियां, जीभ स्वाद महसूस कर सकती है, तुम्हें ठंडी महसूस हो सकती है, तुम्हें गर्मी महसूस हो सकती है, तुम्हें चोट महसूस हो सकती है, तो क्या तुम्हारी अंतरात्मा में बैठा वो तत्व तुम्हें महसूस नहीं होता? यही से उसका विवेक खुलता है। और वो कहता है कि शिष्य से ताइमा, बोले मैं शरणागत हूं आपके और मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं और मुझे आप शिक्षा दीजिए और दीक्षा दीजिए। मेरा जो भ्रम था वो दूर हो गया। गुरु शिष्य की परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा, ये शोध देखिए क्या मजे की बात है। शिष्यस्ते, अगर शिष्य की हम व्याख्या करें, शिष्य कौन है? शास्यते इति शिष्यम, जिस पर शासन किया जा सकता हो वही शिष्य है। गुरु कौन है? जो भारी है, जो वजनदार है। वैसे वजन नहीं है कि भाई आकार में, प्रकार में भारी हो। गुरु वजनदार वो है जो भारी है अपने ज्ञान से, जो भारी है अपने विवेक से, जो भारी है अपने तप, अपनी साधना से, जो भारी है अपनी विचारधारा से, जो भारी है समाज में सकारात्मक कार्यों को करने से, जिसने समाज को कुछ दिया है, जिसने ऋषि मुनियों की इस भूमि के लिए कुछ किया है, जिसने संसार के लिए कुछ किया है, वो अगर भारीपन है तो वो गुरु है। आज का युग है, सभी हम देखते हैं। अगर आज हम उसकी संधि करें, उसका जो गुरु की, तो मैं तो समाज में भी देखता हूं कि जितने भी महानिकम्मे से निकम्मे आदमी दिखाई देंगे और समाज के बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े ऊंचे पद और प्रतिष्ठा वाले, उनको कहेंगे और गुरु क्या हाल है? वो गुरु जी नहीं, गुरु। तो अब गुरु का भी मैं अपमान नहीं कहूंगा इसको। तो भाई अगर कोई आदमी क्रिमिनल है या कोई बहुत ही ऐसे दायरे में है, उसको हम गुरु कहें या उससे हम गुरु की तुलना करें, गुरु जी तो कहते नहीं, केवल गुरु कहते हैं। तो ये जो हमारे जो शाश्वत इति सिस्टम की हम बात कह रहे थे अभी, बड़ा गूढ़ और बड़ा चिंतन का आज ये विषय है। गुरु शिष्य की परंपरा इस देश में, जिसमें गुरु शिष्य की परंपरा को विश्व तक पहुंचाया, आज इसके भी मूल्यों में बहुत बड़ा हिरास है।
एथिक्स की बात करें, अगर हम उन 5 शिष्यों की बात करें जो महर्षि पिपलाद ने दिए, अब आप देखिए महर्षि पिपलाद के शिष्यों की अगर हम बात करें, वो वास्तव में जो था और आज जो ये हमारा एक वास्तव में गुरुपुत्र थे, जिनको हम कह सकते हैं रियल सन ऑफ ए टीचर, एक गुरु के शिष्य या उसके पुत्र। लेकिन आज जो परंपरा है, ये जो SON सन है ना, इसके मूल्यों में जो आज के हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं, उनके दिमाग में अब वो SON सन नहीं रहे, अब उनकी स्पेलिंग का दायरा बदल गया है। टुडे दे आर TION, वो अब TION है। ये उनका जो दायरा है अब वो TION है। सन तो है लेकिन कौन से? TION सन। अब सबसे पहला जो हमारा गुरु शिष्य की जो हमारी सभ्यता थी, उसका सबसे पहला जो दायरा आता है, ये विद्या का व्यवसायीकरण की अगर हम बात देखें तो इस व्यवसायीकरण ने, चाहे ये हमारे प्राइवेट सेक्टर में जितने भी संस्थाएं बनी हैं, जो बड़े बड़े महंगे मेडिकल कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े महंगे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, आम आदमी तो इनमें शिक्षा लेने की बात सोच ही नहीं सकता। भगवान राम के जमाने की अगर हम बात करें तो देखिए उस समय शिक्षा के में क्या समानता थी, यानी कि रघुकुल के राजकुमार और निखात राज गु एक ही गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं। कृष्ण और सुदामा की बात करें, एक ही गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन आज जो हम लोगों के पास ये अर्थ शक्ति का जो संचार बढ़ा है, इसने हमारे कुछ दिमाग में कुछ विकृतियां पैदा की हैं और हम कई बार बड़े अपने बच्चों को सोचते हैं कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएं, विदेशों में पढ़ाएं। ज्ञान तो भैया वही है, कोई लंबी चौड़ी बात तो इसमें है नहीं, लेकिन वहां पर जो एलिमेंट मिलता है, बड़े बड़े मंत्रियों के, बड़े बड़े नौकरशाहों के जो बच्चे मिलते हैं और उनके संस्कार आप देखेंगे और उन बच्चों के संस्कार आपके बच्चों में कहीं आएंगे तो वास्तव में फिर जिंदगी आपकी आपके हिसाब से नहीं चलेगी। फिर तो वो जो एक नया, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा क्योंकि विकृतियों पे या उन पे मैंने एक हिंट दे दिया है कि एक नौकरशाहों के या राजनीतिज्ञों के बच्चों के संस्कार कैसे होते हैं, और अगर ऊंचे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बच्चे पढ़ेंगे और उनके संस्कार ट्रांसपेरेंट होके आएंगे तो फिर तो सोचना पड़ेगा। विचारणीय है ये बिंदु आज जो शिष्य से शाश्वतेति शिष्यम की बात है, और जो हमारे भारतीय संस्कृति में सुखों को कहा जाता था कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा हो घर में माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो जो पुत्र आज्ञाकारी या शिष्य आज्ञाकारी का जो आज कंसेप्ट है, ये बिल्कुल बदलता जा रहा है। शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात हो या इसमें डाइवर्सिफिकेशन की बात हो, विविधीकरण, या इसके जो हमारी अर्थशक्ति है उसके केंद्रीकरण की बात हो, कोई भी बात उसमें हो सकती है, लेकिन कारण सबको दिखाई दे रहे हैं। और परिणाम आज अगर हम देखते हैं, एक हमारा मैनेजमेंट का विद्यार्थी है, वो मनुस्मृति को अगर हम कहीं टच करें, एक इंसान की बात करती है, वो केवल एक ही बात कहती है, भारतीय संस्कृति के जो मूल ग्रंथ है मनुस्मृति, इंसान के लिए अगर कोई विचारधारा है तो एक सिंगल है, मनुर्भाव, मनुष्य बनिए। एक डॉक्टर एक किलर तो हो सकता है आज की डेट में, यानी कि पैसा कमाने का धंधा हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट का बिजनेस हो सकता है, फलाने काम का बिजनेस हो सकता है, और ये बातें आती हैं, रोज देखते हैं। जब से अर्थशक्ति बढ़ी है और ये हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ा है, तब से ये विज्ञान वरदान ना हो गया, अभिशाप होना शुरू हो गया है। इसी तरह से बड़े बड़े घोटाले करने की तरकीब हम सीख जाते हैं, बड़े बड़े कुकर्म करने की हम जाते हैं, जितनी भी तरकीब हमको सीख जाते हैं। अभी हमारे मुल्क के आसपास क्या हो रहा है चारों तरफ आप सारा देख रहे हैं, ये विज्ञान का दुरुपयोग या हमारी अर्थशक्ति का दुरुपयोग या हमारी जो मार्गहीन महत्वाकांक्षाएं हैं, ये सब चीजें ऐसी हैं जो आज इस प्रकृति को विनाश के कागार पर ले जा रही।
तो मैं थोड़ा हट गया, वो TION पाना जाना चाहता था, बात थोड़ी बढ़ गई, थोड़ा ट्रैक हट गई। तो TION शन है आज। तो एक अगर इनका आज आधार देखा जाए, शाश्वत इति शिष्यम की हम बात कर रहे थे, तो उस शिष्य का जो पहला आधार है वो है टी, और टी का मतलब है ट्यूशन। आज उसके दिमाग में है, आप यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, एक जमाना हो गए लगभग 3 दशक मां सरस्वती की सेवा में तल्लीन हो गए, लेकिन जो डिग्रेडेशन हर साल देखते जा रहे हैं, चाहे छात्रों की उपस्थिति के बारे में हो या उनकी सोच के बारे में हो, या हमारी जो ये तकनीक डिवाइड बढ़ रही है, ये इंटरनेट की और इसके दुरुपयोग के बारे में हो, तो बार बार सोचना पड़ता है कि भाई ये जो जनरेशन है इसका बनेगा क्या। तो ट्यूशन की संस्कृति, वो ट्यूशन के बारे में सोचते हैं। अगला जो उसमें आई है TI, फिर ट्यूशन की सोचते हैं, उस इंस्टीट्यूशन की सोचते हैं जहां सुविधाजनक इम्तिहान देने के लिए ठिकाना मिल जाए, थोक में नकल हो जाए, थोक में और गंदे काम हो जाए, तो उस इंस्टीट्यूशन का विचार करते हैं कि जहां पर उनकी वो सुविधा बिल्कुल फिट बैठ जाए। और इसके अलावा जो है जो और चीजें आती हैं, जो अगला जो वो आता है, तो वो आता है ऑप्शन वाला। फिर उसके बाद ऑप्शन की सोचते हैं, राजनीति कॉलेज के अखाड़ों से शुरू करते हैं, और फिर उस राजनीति का क्या कगार पहुंचता है, धर्म की राजनीति में नहीं, सिद्धांतों की राजनीति में नहीं, संस्कारों की राजनीति में नहीं। आज हमारे जितने भी केंद्रीय स्तर के जवाहरलाल नेहरू जैसे विश्वविद्यालय की बात मैं कहना चाहूंगा, बड़ा विद्वानों को, विद्वत वर्ग को एक चुनौती है आज इस सोच की कि अगर भारत में यही होता रहा तो हश्र क्या होगा या हमारा भविष्य क्या होगा। आज शिक्षण संस्थाएं राजनीतिज्ञों का और कैसी राजनीति करने वालों का अखाड़ा बन जाती है, क्योंकि आज कोई भी आदमी 2-4 महापुरुषों को गाली दे दे, उनको बुराई कह दे, महात्मा गांधी के बारे में आप शब्द कह दे, चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप शब्द कह दे, मीडिया पे फोटो खिंच जाएं, तो भैया इससे बड़ी कोई तालीम नेता बनने की नहीं। तो ये शोध जो एक संस्कार देने वाला है, एक सत्य की खोज कराने वाला है, आज का जो व्याख्यान मैंने आपको देने का प्रयास किया है, जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी सुन रहे हैं, मेरे जो शिक्षक वर्ग हैं, सभी के साथ मेरा कोई, मैं उनको तो ये धृष्टा नहीं कर सकता कि मैं कोई व्याख्यान दूं या कोई बात कहूं, केवल विचारों का आदान प्रदान है, दैट इज ओनली शेयरिंग ऑफ द व्यूज। तो कुछ बातें अच्छी भी लग सकती हैं, कुछ बातें नहीं भी लग सकती हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन के कुछ अनुभव शेयर करने का आज इस व्याख्यान में मैंने प्रयास किया है। और त्रिलोचन जी से मैंने ये रिक्वेस्ट भी किया था, भाई शिवेंद्र जी से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई रिसर्च मैथोलॉजी में पहले दिन तो थोड़ा सा ये बैकग्राउंड में ही लग जाएगा, लेकिन मैं 2 या 3 लेक्चर लगातार दूंगा, जैसे जैसे आपकी सुविधा हो उसको रख लीजिएगा। तो मैं अगली मूल बात पे आता हूं कि वो कहा करते हैं कि आज के इस माहौल में अगर हम देखें, मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहां सबको चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहां सबको चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो सत्य के मार्ग पर है, जो सत्य का मार्ग है, या जो एक साधना का मार्ग है, या सद संस्कारों का मार्ग है, वो तो भाई झुकने से ही प्राप्त होता है। झुकता है जो
अगर गीता में देखें, जितना अर्जुन को ज्ञान कृष्ण देता है, और कहीं कृष्ण ने ये नहीं गीता में मिलता कि कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा हो कि आजा तू मेरा चेला बन जा। अगर मिलता है तो यही मिलता है, अर्जुन का ही उसमें प्रार्थना मिलती है। वो यही कहता है, शिष्य से त्राहि माम, मुझे अपना शिष्य बनाना स्वीकार कीजिए। तो कृष्ण उसमें तीन ही बातें बताते हैं। कृष्ण जैसा युगविद्ता, एक दार्शनिक और एक ऐसा अलौकिक दिव्य पुरुष जो भगवान के रूप में ना कोई ऐसा आया ना कोई आएगा, वो तीन ही बातें कह जाते हैं कि ठीक है, शिष्य बनना आसान काम नहीं है। और तीन बातें उन्होंने बताई और बड़ी महत्वपूर्ण बताई। वो भी एक शोध का मार्ग है। कौन सी बात बताई? कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। शिष्य बनने के तीन ही रास्ते हैं। ये जो हमारा शोध है, जो हमारे शोध के शिष्य बैठे होंगे, वही बात है, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रणिपातेन कि हम प्रणाम करें, भाव से प्रणाम करें। एक ये नहीं है कि भाई प्रणाम भी कर रहे हैं और दिखाई दे रहा है कि खिल्ली भी उड़ा रहे हैं। हर व्यक्ति के जेस्चर से ही पता चल जाता है कि इसकी इंटेंशन क्या है। हृदय से प्रणाम करें। परिप्रश्न, जो प्रश्न पूछें जिंदगी में, अगर आपको सही सत्य के और शोध के मार्ग पे जाना है, तो अपने आप को, मैंने अभी जो क्या कही थी कि चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है, तो भैया ये तो एक चढ़ाई है, सत्य तो एक ऊंचाई है, एक एपेक्स है, वहीं जाकर प्राप्त होता है। जब सारे अहंकार शून्य हो जाते हैं, व्यक्ति की विचारधाराएं जो है बदल जाती हैं, उसका आत्मा और परमात्मा से लिंक जुड़ जाता है, जो उसके गलत सारे दुर्वृत्तियां मन में रहती हैं, आत्मा में रहती हैं, और सद्वृत्ति उन पर शासन करना शुरू कर देती है, तभी वो सत्य का मार्ग मिलता है। तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, जो भी प्रश्न हो वो अहंकार से मुक्त हो, उसमें कहीं अहंकार ना हो। ऐसा नहीं है कि मुझे ये दिखाई दे रहा हो या गुरुजी को ये दिखाई दे रहा हो जो टीचर है कि ये प्रश्न वास्तव में जिज्ञासा युक्त है या तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए या ये जानने के लिए हमारे स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं कि जरा चेक करें हमारे सर को आता है कि नहीं आता। जो ये हमारी ये संस्कृति है, आज इस संस्कृति को बड़ा बल मिला है। आज जो अगर हम गुरु शिष्य की परंपरा को देखें, जिज्ञासा युक्त प्रश्नों करने वालों की जो संख्या है वो लगातार घटती जा रही है। केवल उसमें या तो जो प्रश्न होंगे वो आवेग में होंगे, या उसके पीछे कोई षड्यंत्र होगा, या कोई बातें होगी। जिज्ञासापूर्ण जो हमारी शिक्षा है उसमें एक बहुत बड़ा ह्रास आया है इथिकल वैल्यूज में, उसको देखने की बात है। तो प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवा का मतलब गुरुजी की भौतिक सेवा करने से नहीं है कि आप उनके चरण दबा रहे हैं या उनको स्नान करा रहे हैं या उनको भोजन करा रहे हैं। ये भी करना चाहिए, मैं इसका भी हिमायती हूं, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। जो सेवया की बात है, आपकी बात है, लास्ट में जो हैं, जब 18वां अध्याय पूर्ण होने जाता है, उससे बाद में पूछते हैं कि जो मैंने कहा है वो तेरे दिमाग में आया कि नहीं आया, तेरा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर तेरे दिमाग में अब भी मेरी बात नहीं आई हो तो जो चाहे सो कर, मुझे कोई तौहीन नहीं है। वो बात मैंने कह दी कि युद्ध से भगेगा तेरी खिल्ली उड़ाएंगे, अरे दो काम कर, या तो युद्ध में मारा जाएगा तो शहीद हो जाएगा, और अगर जीतेगा तो राज को भोग। लेकिन अगर राज भी ना भोगेगा और तू स्वभाव से क्षत्रिय है, तेरे स्वभाव में क्षत्रियता है, अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा, युद्ध तो तू फिर भी करेगा, तू वन में जाएगा, जो निर्दोष जीव हैं उनकी हत्या करेगा, मृगों को मारेगा, सिंहों को मारेगा, दूसरे पशु पक्षियों को मारेगा, क्योंकि तेरा स्वभाव है, क्षत्रिय है तू बिना युद्ध के तो रह ही नहीं सकता। लेकिन अगर
तुझे इनके साथ युद्ध करना हिंसा लग रहा है या बुरी चीज लग रही है, हिंसा तो फिर भी करेगा। तो इसलिए जो प्रकृति पे आज भार हैं, जो अन्याय के साथी हैं, इन लोगों को मारेगा तो यश प्राप्त करेगा। तो जो गुरु की सेवा है, गुरु की सेवा वो है जो उसने ज्ञान दिया है, आप उस ज्ञान का समाज में उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारा जीवन अगर हम देखें कितनों का ऋणी होता है। कई ऋण बताए गए भारतीय संस्कृति में, देव ऋण है, पितृ ऋण है ना, और आपका गुरु ऋण है, इतने सारे ऋण हैं, उनसे हम कहीं ऋण नहीं हो पाते। गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, भाई मैं तो मानता नहीं कि ऋण हो पाते हैं। सेवा तो हो जाती है, उन्होंने जो थोड़ा बहुत दिया है, या माँ सरस्वती की जितनी थोड़ी बहुत कृपा होती है थोड़ा बोल लेते हैं। लेकिन मेरी जो आज इस प्रबुद्ध वर्ग से सबसे बड़ी अपील है वो इसी बात की है कि जो हमारा सेवा करने का जो दायरा है उसमें सेवा ही, सेवा का जो अर्थ है वो व्यापक है। अगर हर व्यक्ति आज हमारे देश में, हमारे प्रांत में, हमारे घर में हम शुरुआत अपने से करते हैं, वो सेवा को सेवा के भाव से करे, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को निभाए, हर व्यक्ति अपने संस्कारों के मुताबिक या उसको जो संस्कार दिए गए हैं उनको उपयोग करते हुए अपना जीवन निर्वहन करे, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करे, तो मैं समझता हूं देश में कोई समस्या ही नहीं रही। वो भारत देश जो बहुत संस्कारों का देश, बहुत नीतिज्ञों का देश, बहुत उनका देश माना जाता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी अमूल धरोहर पुनः स्थापित हो सकता है। जो आज की जो समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं राजनीतिक अगर आ जाएं, वो राजनीति में सच्चे मन से सेवा करें, देश की तस्वीर बदल जाएगी। नौकरशाह जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सच्चे मन से सेवा करें, तस्वीर बदल जाएगी। हमारे हम शिक्षक हैं, फिर भी मैं यही कहूंगा एक अपनी कम्युनिटी के साथ कि फिर भी हम लोग जस्टिस करते हैं। अगर अपने क्लास में चले जाएं और जो भी बनता है, जितना भी अल्प ज्ञान हमारे पास है, उसको थोड़ा बहुत शेयर कर लें, तो भी हम ये मानते हैं कि हमारी तरफ से सेवा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शोध के मार्ग में जो भगवान कृष्ण के 3 फंडे थे आज आपके सामने आए, चूंकि इथिकल बात चल रही है, उसमें प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया, ये शोध का मार्ग की बात आई, ऋषि प्रहलाद की जो बात आई, अगर हम शोध से उसका लिंक जोड़ें, अब बात और थोड़ी आगे बढ़ेगी। तो अगर उसके जो 5 सवाल हैं, जो उसके 5 सवाल हैं और 5 का जवाब है, पूरा प्रश्नोपनिषद ग्रंथ अगर आप देखें, इन्हीं सवालों का जवाब उसमें दिया गया है। और इन सवालों का जवाब अगर मैं अब शोध से बात करूं, ये कहोगे भाई ये तो शर्मा जी ने बात तो कही, लेकिन कुछ शोध से लिंक कहां जुड़ रहा है, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप कहा है। जितने भी हमारे थिंकर्स शोध के हैं, कोई से आप पढ़ लेना, इनकी डेफिनेशन आप पढ़ते हो। कृष्ण की पद्धति पर भी शोध को परिभाषित किया गया है, और जो प्रहलाद की पद्धति है ये तो शोध की प्रक्रिया है। अगर इसमें जो पहला सवाल आता है वाट को शोध से जोड़िए। हम सभी मैं समझता हूं कि यहाँ वाणिज्य के विद्यार्थी बैठे हैं, और वाणिज्य के जो विद्यार्थी बैठे हैं उसमें सारा जितना भी हमारा वाणिज्य शास्त्र है, उसमें सबसे बड़ा आधार है प्रबंध। और प्रबंध में अगर हम जवाब देते हैं तो प्रबंध में सबसे पहली चीज क्या आती है, सभी जानते हैं, प्लानिंग आता है। अगर हम उसके फंक्शंस की चर्चा करें, पॉट्स क्रॉप, जो उसको एक हमने छोटा नाम दे रखा है, तो उसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, मोटिवेशन है, इसके अलावा आपका कम्युनिकेशन है, और उसके अलावा आपका कंट्रोल है। ये सारी चीजें हमारे प्रबंध में आती हैं। तो प्रबंध शास्त्र को अगर हम रिसर्च मैथोलॉजी से लिंक करें या शोध पद्धति को अगर हम वहां देखें, जो हमारे 5 डब्लू हैं जो प्रहलाद ने हमें दिए, शोध पद्धति का पूर्ण आभास प्रहलाद के इन 5 ही बिंदुओं पर केंद्रित है। शोध पद्धति में 2 चीज हैं। अब आप देखिए, शोध पद्धति में 2 चीज हैं, एक शोध है और एक पद्धति है।
अब ये जो हमारी शोध पद्धति है, इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो सबसे पहला जो W है, वाट। गीता को ले लीजिए। अब मैं थोड़ा सा आपका लिंक, जो आपकी बात समझ में आ जाएगी, मैंने थोड़ा सा ये किसी किताब में तो पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने अपने दिमाग से ही कुछ चीजें ये डेवलप की हैं और उनके पीछे तर्क देने के साथ मैंने डेवलप किया है। ये शोध पद्धति का जो मेरा व्याख्यान है, ये लगातार अगर 60 घंटे का भी समय दिया जाए, 60 आवर्स का, कई बार वर्कशॉप वगैरह में बोलने के लिए बुलाते हैं, तो वो तो चलिए क्रम चलता ही है, आप सभी उससे वो हैं। लेकिन मैं जो स्थापित करना चाहता हूं लिंक पिपलाद से, जो पहली चीज है वो है वाट। वाट का मतलब है क्या? वाट और क्या का मतलब क्या है कि ये जो शोध पद्धति है उस पर बाद में आएंगे, पहले गीता में आएंगे। गीता में आप सबने पढ़ी है, 18 अध्याय है। 18 अध्याय में जो पहला अध्याय है और उसमें योग है, सांख्य योग है, भक्ति योग है, विराट पुरुष का योग है, उसमें सारी चीज हैं, जितने भी योग हैं उन योगों से मिलकर गीता बनी। निष्काम कर्म योग भगवान का प्रमुख आधार है। निष्काम कर्म योगी को ही एक आदर्श पुरुष कृष्ण मानता है कि जिस कर्म के पीछे कोई आसक्ति ना हो। वो एक बात कहा करते हैं कि जहां कोई आसक्ति ना हो, कहते हैं कि भाई अगर जीत अगर निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेते हैं। जीत अगर निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेते हैं। बहादुर तो वो लोग हैं जो हार निश्चित हो लेकिन मैदान छोड़ते नहीं। हार निश्चित होते हुए भी जो मैदान नहीं छोड़ते वो बहादुर है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वाट है श्रीमद् भागवत गीता में, जो पहला योग है, आप सभी जानते होंगे, चूंकि कन्वर्सेशन में जो आपका चेहरे तो दिख नहीं रहे, मैं आपके मार्ग में थोड़ा बाद में बात करेंगे और क्वेश्चन आंसर अगर आपका होगा तो अभी। तो वाट का मतलब है, मैं शोध पद्धति से इसको जोड़ना चाहूंगा, फिर आगे बात अगले व्याख्यान में करेंगे कि आज का जो व्याख्यान रहा उसमें शोध पद्धति कहां से कैसे डेवलप हुई। तो पहला जो गीता का अध्याय है उसमें पहला जो योग है वो अर्जुन का विषाद योग है। विषाद योग जिसको कहना चाहिए, विषाद योग का मतलब क्या है? दुखड़ा रोना। पहले अध्याय में जब शुरुआत होती है, अर्जुन केवल कृष्ण से अपना दुखड़ा रोता है। क्यों मारूं, मामे हैं, फूफे हैं, बाबे हैं, भाई हैं, बांधव हैं, स्त्रियां ये हो जाएंगी, वो हो जाएगा, वर्णशंकर हो जाएगा। और कृष्ण जैसा ज्ञानी पुरुष लगातार उसकी बात नॉन स्टॉप सुनता रहता है, कुछ नहीं बोलता। जब कृष्ण को यह आभास हो जाता है कि हाँ अब ये थक चुका, अब इसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, तब वो बोलना शुरू करता है। और बोलना भी तब शुरू करता है जब उसको एक टॉन्ट और एक धमकाने की स्थिति में बोलना शुरू करता है कि ऐसे इस असमय में तुझे ये मोह और ये अज्ञान कैसे पैदा हो गया। उसको अज्ञानी कह के वो इंडिकेट करता। अब आप देखिए, यानी कि अर्जुन जैसा पुरुष अज्ञानी तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको कृष्ण अज्ञानी कहता है कि तू अज्ञानी है, जो ना करने लायक बात है तो उन बातों को करता है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि जो श्रीमद् भागवत गीता है उसकी जो शुरुआत है वो कहां से है? अर्जुन के द्वारा कृष्ण को अपना दुखड़ा रोने से है। अब आइए शोध पद्धति में। शोध पद्धति में अगर इस वाट को जोड़ा जाए, इसका मीनिंग क्या हुआ? व्हाट इज द प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या और उसका विस्तार। हम कोई भी शोध कार्य करें, क्या उसमें कुछ और काम करते हैं? पहला काम यही होता है ना कि हम सबसे पहले लेते हैं और अपनी दुखड़ा रोते हैं, भाई ये समस्या है। और इसमें भी दुखड़ा भी जो रोते हैं वहीं पे जाइए गीता में, और फिर आइए शोध पद्धति में, रामायण में जाइए, श्रीमद् भागवत में जाइए। स्तुति है, ज्ञान है, परिणाम है, सारे दे रखे हैं। लेकिन जो दुखड़ा रोते हैं वो 3 बातों को लेकर दुखड़ा रोते हैं। किस बात को? जैसे आज कोरोना है,
कोरोना है, समस्या है बहुत बड़ी। क्या? व्हाट इज कोरोना? व्हाट वाज? कोई और बीमारी भी इससे मिलती जुलती हुई तो अमेरिका ने कुनैन मंगाई तो है, बोले कुनैन थी वो मलेरिया से उसको जोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं, वो खतरनाक है उसका सेवन करना। तो व्हाट इज समस्या जो क्या है वो क्या को तीन बातों में बांट कर चलेंगे। व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट ऑट टू बी। क्या है, क्या था और क्या होना चाहिए, यही एक जो काम है, यही हमारी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। कितना मर्जी आप उसको लिख लीजिए, एक पेज में लिख लीजिए, 1000 पेज में लिख लीजिए, लेकिन तीन बातों को ही आपको, तीन ही स्तंभ हैं जो उसकी जो छत टिकती है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम की, वो तीन ही पिलर पर टिकती है। व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट वाज। तो पहले जो शिष्य का सवाल था कि शोध क्या है, सत्य क्या है या परमात्मा क्या है, यह हमारा स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। और जो दूसरी जो बात कह रखी थी वहन, कब 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 उसको देखा, कैसे कैसे उसको देखा, किस कब। कब का मतलब अगर आप देखें रिसर्च में, अगर उसको कब को देखें, अब देखिए जो कब की बात है, कृष्ण कितने तरीके से अर्जुन को समझाता है कि जो ये मेरा ज्ञान है ये आज मैं तेरे लिए नहीं दे रहा, ये तेरे से पहले बहुतों को दे रखा है मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, उसने अपने पुत्र मनु को दिया, उसने इक्ष्वाकु को दिया, उसने वो ये परंपरागत द्वारा जो ज्ञान है, ये ऋषियों मुनियों का जो ज्ञान है, ये तो सतत निरंतरता से चला आ रहा है। ये क्या है? वहन। ये वहन है जब वो कहता है इसको दिया उसको दिया। अब शोध पद्धति में वहन का लिंक करिए, कहां करोगे? वहन। वहन का मतलब कब किसने क्या क्या किया, वहन। और अगर रिसर्च का नाम दें, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये वहन। व्हाट, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, वहन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, होम। होम, ये होम किसने किया है? इसमें हु इज द रिसर्चर, हु वाज द रिसर्चर, व्हाट वाज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, किसने किसने क्या क्या किया। और हम जो करना चाहते हैं, उन्होंने जो किया है उससे ये अलग करना चाहते हैं, इतनी तो बात कहते हैं हम। जो रिसर्च का या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का आप सहारा लेते हैं, या कोई भी आप ऑप्टिमल फॉर्मेट देख लीजिए रिसर्च का, शोध पद्धति का, ICSR के देख लीजिए, UGC का देख लीजिए, या जो ऑल वर्ल्ड साइंस अमेरिका में रिसर्च की जो साइंस है उसका देख लीजिए, उसमें लेकिन केवल ये 5 और 6 बिंदु ही हैं, इनसे फालतू कुछ नहीं पूछते। और रिसर्च का जो हमारा सिस्टम है वो इन बिंदुओं पर आधारित होना चाहिए। तो ये रिसर्चर, होम का मतलब रिसर्चर या उसके कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की हम बात करते हैं, और जो वही है, क्यों, उसमें 3 बातें मिली हुई हैं, वही में 3 बातों का जवाब है। व्हाट इज, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर रिसर्च एंड व्हाट इज द हाइपोथेसिस ऑफ योर रिसर्च। ये वही इतना विस्तृत है जो रिसर्च का पूरा इंडिकेशन हमें देता है। और वेयर, जो वेयर शब्द है, ये देता है हमारा कवरेज ऑफ द रिसर्च, या कहना चाहिए प्लेस ऑफ द रिसर्च, और या उसको कहेंगे स्कोप ऑफ द रिसर्च। जैसे हमने कहा कि इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन रूरल डेवलपमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू हरियाणा स्टेट। तो ये हमने एक स्कोप, एक कवरेज ले लिया हरियाणा स्टेट, या विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश स्टेट, या हमने और थोड़ा माइक्रो कर दिया, एक ब्लॉक को ले लिया, एक तहसील को ले लिया, एक गांव को ले लिया, या एक जिले को ले लिया, या एक कमिश्नरी को ले लिया, कवरेज। तो ये 5 W जो हैं, कौन कौन से? व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर। इनसे मिलकर बनता है शोध। जो शोध शब्द है
उसमें इन पांचों का मिश्रण है। और जो एक अगला जो शब्द है वो है पद्धति और मेथड, और उसमें जो हम लेते हैं इसको, उसका जो पद्धति शब्द है उसके लिए हम यूज करते हैं हाउ, कैसे। तो शोध पद्धति जो कॉम्बिनेशन है, जैसे पानी का कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं, H2 प्लस O, पानी का कॉम्बिनेशन H2 प्लस O तो पानी बन जाता है। इसी तरह से जो हमारा शोध का कॉम्बिनेशन है 5W प्लस H, 5W प्लस H 1 इज इक्वल टू रिसर्च मेथोडोलॉजी। हाँ हेलो, यस सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अभी जारी रखें या डिस्कनेक्ट कर रहे हैं? नहीं, जारी है सर, जारी है सर, सुन रहे हैं सर, जारी है। रख सकते हैं। कोई कुछ इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप तो दिख नहीं रहे भाई। सर सुन रहे हैं सर। कोई इंटरेस्ट आ रहा है बात में कि नहीं आ रहा है? यू कंटिन्यू सर। सर ये वन वे कम्युनिकेशन है और आप ही कम्युनिकेशन करेंगे, हम लोग बाद में बोलेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, आपको जब फिनिश करना हो कर दीजिए। बस आज तो मैं जो आपका समय की सीमा थी उसके मुताबिक जो मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ था, आज तो यहीं रुकने का शेड्यूल है और थोड़ा बनाती है, सत्य पर चलने का मार्ग है, बड़ा मुश्किल मार्ग है भाई, सभी को पता है। आज जो हमने समीकरण बनाया है, शोध का कार्य उतना ही आसान है या उतना ही क्लिष्ट है, या शोध करने वाले की जो पोजीशन है, मैंने जो समीकरण बनाया है वो समीकरण क्या बना है, इसमें W5 है और H1 है, तो वो शोध पद्धति है। तो अगर हम बारीकी में देखें तो 5W शोध का कार्य उतना ही आसान है कि जैसे एक किसी व्यक्ति के 5 पत्नियां हो और एक पति हो, इतना दिमागदार उसको होना चाहिए, कितना दिमाग उसमें चाहिए शोधार्थी में, यानी कि अब तो उसमें समीकरण स्पष्ट है, W फॉर वाइव्स और H फॉर हस्बैंड, तो H तो 1 है और W5 है। तो शोध का जो कार्य है उसमें रावण के 10 सिर हुआ करते थे ना, तो बहुत बड़ा शोधार्थी था, बहुत बड़ा मर्मज्ञ था, लेकिन ये वही सिस्टम है। वो 10 सिर वैसे नहीं कि उसके अलग अलग दिखाई देते थे, मतलब अकेला इतना विद्वान था कि 10 दिमाग में जितनी ताकत होती थी वो अकेले में हुआ करती थी। तो वास्तव में 2 heads आर बेटर देन 1, लेकिन यहां तो भाई ये 5 heads का कमाल है और इसमें ये 5 सिर हैं, और भाई ये काम है आपके सामने सत्य को खोजने का। तो मैं आज आपने लोगों ने जो मुझे समय दिया, अब इसकी खोज के बारे में फिर व्याख्यान देंगे, विस्तार से उसको कहने का प्रयास करेंगे और सेवा आप देते रहेंगे तो हम करते रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी कुछ सीखने का, कुछ शेयर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि विद्या ऐसा धन है, इसको बांटते रहो तो ठीक ठाक रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आज आप लोगों ने बहुत ही भाव से सुना, समय की परिधि से बाहर निकल के सुना, ये मैं आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं, कुछ प्रतिभागी अगर आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो अभी पूछ सकते हैं, कृपया आप बने रहिएगा मंच पर। बराबर मेरा सौभाग्य होगा भाई, ये मुझे कुछ, मैंने कहा ना, जस्ट फॉर शेयरिंग। हेलो, हाँ बोलिए श्वेता जी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर आज का सेशन बहुत अच्छा था और आपकी आवाज, मैं एक सेकंड, मैं जरा लीड लगा लूं, बहुत ही कटी कटी आ रही है, क्योंकि इसमें क्या है कि
अगर नहीं लगाए तो फिर ये हाँ मिल गया। जी बोलिए। पूछिए श्वेता जी। हाँ सर, ये जो आपने बताया था सर, विप्लाद जो महर्षि थे, उनके स्टूडेंट्स ने 5 क्वेश्चन पूछे थे कि सच क्या है, कब जानना है और सत्य जो खोज है। तो सर इसका आंसर क्या दिया उन्होंने? नहीं, इसका आंसर जो दिया है वो मैंने अभी बताया तो था आपको। जो पहले ने पूछा कि भगवान क्या है, हाँ है समझ में आई बात नहीं आई? हाँ सर। भगवान क्या है, तो उस क्या में 3 बातें तो बताई उसने। व्हाट इज, व्हाट वाज एंड व्हाट ऑट टू बी। समझ में आई बात नहीं आई? सर यही इसका आंसर है? यही आंसर है केवल। कोई अच्छा। समस्या हो, कोई उलझन हो, उसका यही आंसर है। अच्छा ठीक है सर। कोई भी उलझन है, उसका यही एक उपाय है, उसका एक में ही सॉल्यूशन है। ओके जब सर। गीता को पढ़ें, अब आप गीता को देखिए, जब अर्जुन अपनी समस्या रखता है तो कृष्ण क्या कहता है? वो सारे दृष्टांत देता है कि नहीं देता है उसको? तो ये हाँ। उसमें वो 3 ही बातें कहते हैं। अगर उनको समराइज किया जाए, कभी फिर चर्चा करेंगे उसमें जो अध्याय में या किस योग में कौन सी बात कहने का प्रयास किया है। अब तो समय नहीं है, फिर रखेंगे इसको विस्तार से। वो 3 ही बात है। व्हाट इज, वर्तमान, भूत और भविष्य को जिसने जान लिया, उसने सत्य को जान लिया, परमात्मा को जान लिया। दूसरे शब्दों में अगर मैं इसका उत्तर दूं। ओके सर आ गया समझ में। थैंक यू। आ गया ना? हेलो। हाँ सर। चलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर बोलिए। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। सर, I had the opportunity of working in CRA College Sonipat अच्छा as associate professor. अच्छा। So at present I am heading the department in Mahatma Gandhi Central University. तो सीआरए कॉलेज में वो जाट कॉलेज जो कहा जाता है। Yes sir. तो उसमें कॉमर्स में तो शायद राजरूप चहल है उसमें मेरे ख्याल से। Chahal and I joined in 98, so we are colleagues. अच्छा। Sir, so first तो of all I should यहाँ welcome you. आप? Sir, अभी I joined this university 8 months back. अच्छा 8 मंथ में। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स? No sir, I am in English. I am heading the department. अच्छा, यू आर इन इंग्लिश डिपार्टमेंट? Sir. अच्छा। So first of all, I should welcome you to our university, Yes, and I was very happy to listen to your discourse on the topic because you answered to so many queries which students Yes. and research scholars ask us. So Yeah. thank you very much. I simply have a curiosity to know how would you suggest us to apply your very novel method of research methodology to the realm of literature in postmodern time, because today we talk about intertextuality, we talk about multidisciplinary interdisciplinary research, and sometime when we are taking this kind of traditional text, we find that today we are talking about deconstruction of Derrida, and today the problem faced by a student is because there is no grand finale, there is no authority, there is not something what is called fixed or stable according to postmodern criticism. So how would you suggest us to apply your 5 W's, of course 5 wives, which are problem creating because they are different kind of problems, and
definitely research is as enigmatic as wives as women, because Shakespeare has rightly said, "Frailty, thy name is woman." Yeah. So, what kind of husband you want to make us, or you give some tips to become such a successful husband, so that we can be able to husband these wives or wife these problems, and to just reach the conclusion. Thank you, sir. देखिए, मैं आपकी बात का एक देहाती शब्दों में उत्तर दूंगा। जो ये जो वाइफ्स में आज क्रिएटिविटी है और जिस एरा में हम रह रहे हैं हम सभी, तो अब तो हस्बैंड को भैया उसमें डॉक्टर साहब ऐसा होना पड़ेगा कि एक राजा की बेटी थी, मैं आपका थोड़ा वास्ता स्टैटिस्टिक्स से रहा होगा, मैं भी विद्यार्थी हूं, तो हमारे यहाँ वो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया जाता है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में थ्योरम्स हैं। एक एडिटिव थ्योरम है, एक मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम है। और मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम जो है, एक आदर्श पति के चुनाव की अगर हम बात करें, जो आपने सवाल पूछा है, तो प्रथा रही होंगी, तो नाई और ब्राह्मण उसको वर देखने के लिए जाते थे, तो वो जो उसका प्रोफाइल आके देते थे, जो वर देखते थे, उसको पसंद नहीं आता था, राजा परेशान था बराबर। और तो राजा ने एक वो कालिदास का जो उदाहरण आता है, विद्योत्तमाकार कालिदास का, कि भाई एक मूर्ख से इसकी शादी कर दो, ये वो नहीं करते। लेकिन ये थोड़ा हटके है जो मेरी आज ये मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम पे मैं ये बात ले जाना चाहूंगा, क्योंकि आपके सवाल के नजदीक जाना चाहूंगा। तो वो सारे प्रोफाइल रिजेक्ट कर देती थी, तो जब साल हुआ, 2 साल हुआ, उनको टेंशन पड़ी कि लड़की है, शादी करनी है, तो कैसे काम करें। तो फिर उन्होंने एक उस लड़की से पूछा कि तुम कैसा पति चाहती हो, और उससे जो वो जाने वाले थे, देखने वाले, राजा ने उनसे कहा कि भाई ऐसा करो, जो दासियां हैं इनसे पहले राय मंगवा लो लड़की की, फिर हम उसी के अकॉर्डिंग अपना दिमाग दौड़ाएंगे, जो उस क्वालिटी या उस स्ट्रक्चर में हमारे कोई कैंडिडेट आएगा। तो उसने ये उत्तर दिया कि अगर मैं 5 वाइफ्स की बात कहूं, हस्बैंड वाली बात, कि बांधी उनसे कहो कि मेरे लिए ढूंढे ऐसा नर। अभिषेक, ये देखिएगा क्या बंद हो रहा है। मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम है इसमें। हाँ, आ गया। पहली क्वालिटी, फिर दूसरी क्वालिटी, फिर तीसरी क्वालिटी, फिर चौथी क्वालिटी, एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है बराबर। तो ये उर्दू के शब्द हैं तीनों। जी हेलो, कुछ इंटरनेट स्लो हो चुका है, तीनों शब्द उर्दू के फिर से रिपीट कर दीजिए, लोग नहीं सुन पाए शायद। कि बांदी ढूंढो ऐसा नर जो हो पीर बबरची बिस्तिखर। सुना कि नहीं? पीर बबरची बिस्तिखर, उसमें 4 विशेषताएं होनी चाहिए। पीर, जिसकी पूजा कर सको। बबरची, जो रसोई का काम खुद कर ले। भिष्टी, जो पानी का और पानी से जुड़े हुआ कोई भी काम हो उसे खुद कर ले। पीर, बबरची, भिष्टी और खर, अगर कोई गधे का काम भी हो तो उसे भी खुद कर ले। बांधी ढूंढो ऐसा नर जो हो पीर, बबरची, भिष्टी, खर। तो आज अगर हम देखें शोध की और शोधार्थियों की बात, अगर ये 5 Ws शोध हैं या शोधार्थी के दिमाग की तरंगे हैं तो वो ऐसा ही गुरु चाहते हैं
कि जो सारे काम उनके खुद कर दे, उन्हें खुद कुछ नहीं करना पड़े। टॉपिक सजेस्ट गुरु करें, उनको डिक्टेट वो कराएं, उनको अवार्ड वो कराएं। अब तो ये स्थिति बनती जा रही। वो प्रहलाद के शिष्य नहीं रह गए आज कि 1 साल तक तप करें और उस तप में वो ये शोध करके लेके आए कि समस्या क्या है, किस किस लोगों ने काम किया है, कब काम किया है, किसने काम किया है, कहां काम किया है। पहला साल तो इसी तप में लगाना है। ये 1 साल का जो तप है शोध में, ये इसी कार्य के लिए है। जी सर। ओके सर, थैंक यू। अगले प्रतिभागी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। बराबर बराबर बराबर, वेलकम। हेलो सर। कोई और पार्टिसिपेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप मुझे देख सको, मैं आपको देख सकूं आमने सामने? आपको तो सर हम लोग देख रहे हैं, आपका वीडियो विजिबल है। नहीं, मैं भी आपको एक साथ देख सकूं। हाँ, अभी सर सुनीत है पार्टिसिपेंट, वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर जैसे आपने बताया, पता चला कि आवाज आपकी कम आ रही है। हाँ सर। नहीं, आवाज तो मुझे तो आई नहीं रही। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, अब आ रही है कुछ। हाँ सर, तो सर जैसे आपने बताया कि हेलो सर। हेलो, बोलिए आप। प्रश्न पूछिए। ओके सर। सर जैसे आपने बताया कि स्वामी विवेकानंद के अंदर ही मतलब ईश्वर था, उनको पता जी। चला। नहीं सर, हम लोग को भी ये बात पता होती है, हम लोग सुने होते हैं, बट बहुत नहीं, ईश्वर तो हर आदमी के अंदर है। देखिए, ईश्वर का जो तत्व है वो तो कण में विद्यमान है। नहीं सर, वो सही है। इस चीज को सर हम मतलब बहुत दिन तक क्या होता है सर, हम भूल जाते हैं। कभी कभी क्या होता है तो हम भूल जाते हैं और सब पड़ जाता है। देखिए, अगर हम ये मान के चलें कि हमारे अंदर ईश्वर है और हर प्रकृति के कण में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है, तो हमसे तो बुराई हो ही नहीं सकती है। यही तो सत्य का मार्ग है, और क्या है। इसको सर कंटिन्यू में कैसे रखें, क्योंकि कई बार होता है ना सर, हम डाइवर्ट हो जाते हैं इस चीज से। मैं वही तो कह रहा हूं, मेरा जो मेन मकसद था कि विवेकानंद को, नरेंद्र से विवेकानंद बनने में भी उसको समय लगा। वो तो नरेंद्र ही था बेचारा, एक बड़े अच्छे एडवोकेट का बच्चा था, अच्छा संभ्रांत कायस्थ परिवार था, और वो विवेकानंद वैसे थोड़ी बन गया। या गौतम बुद्ध को ले लीजिए आप। गौतम बुद्ध ने अगर देखा, अगर हमारे दिमाग में ये बात आ जाए कि हम जो भी अनाचार करते हैं उसका अंत बुरा होता है, तो हम अनाचार नहीं करेंगे। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि नथिंग इज वर्ल्ड, नथिंग इज वर्ल्ड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ओल्ड डिजीज एंड डेथ। वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं इसके अलावा, इसमें 3 ही चीज है, या तो ओल्ड है, या डिजीज है, या फिर डेथ है। गौतम बुद्ध बना, सिद्धार्थ से जो गौतम बुद्ध बनता है, उसकी जो यात्रा शुरू होती है, तो वो एक व्यक्ति एक बूढ़े व्यक्ति को देखता है, फिर उस बूढ़े को वृद्धावस्था में बीमार देखता है, और बीमार देखने के बाद फिर उसकी वो डेथ देखता है, ओल्ड डिजीज एंड डेथ। इसी तरह से आप देखिए, और थोड़ी फिलोसफी की बात समझाऊं। भगवान कृष्ण मथुरा में रहते हैं, वो उनकी भगवान कृष्ण की जो आयु थी, तो बेसिकली ही हैज कंप्लीटेड 125 इयर्स, 125 साल की उम्र थी भगवान श्री कृष्ण की। और भगवान राम की राम जो कायम रहे वो 11,000 वर्ष रहे। 11,000 वर्ष मानव की उम्र थी उस समय। लेकिन इस युग में उम्र घटी है, कलयुग में तो और भी घट गई। जो त्रेता में है 600 साल की उम्र थी उस समय भी। भीष्म पितामह जब सरसैया में थे तो ही वाज 600 इयर्स ओल्ड। तो मैं ये कहना चाहता हूं, तुम्हारी बात का जवाब देना चाहता हूं, कृष्ण को वो
11 साल गोकुल में रहे, 14 साल मथुरा में रहे, तो 11, 14, 25 साल तो यही रहे वो यूपी में, और उसके बाद फिर 100 साल द्वारका चले गए, 100 साल द्वारका में विराजे जाकर के। और द्वारका में क्यों गए, अब आप देखिए यहां आइए, जो मेरा मेन सवाल है आपको जवाब देने का। उसमें 2 चीज की वजह से वो मथुरा से द्वारका जाते हैं। जो आत्मा परमात्मा में मिलती है, अब आप देखिए, जो आत्मा परमात्मा में मिलती है, या जो मथुरा से द्वारका गमन कृष्ण के सत्य की खोज है। यानी कि जब उसने देखा कि लोग बात कहते हैं कि जरासंध और काल यवन के डर से भगवान मथुरा से द्वारका गए, बिल्कुल ठीक बात है। जरासंध और काल यवन ये कोई व्यक्ति नहीं है। जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था जब आती है तो काल यवन, काल इंसान पर हमला करने लगता है। और परिणाम क्या होता है कि परिणाम यह होता है कि जरासंध और काल यवन के हमले से जब हमला करता है तो जो चेतना है, जो परमात्मा का तत्व है, जो आत्मा है, वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यस सर। वो मथुरा छोड़ के द्वारका चले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर आत्मा धारण कर लेती है। और कब करती है? जब कालयवन और जरासंध और कालयवन हमला कर देते हैं। तो आम आदमी के जीवन में भी जरासंध है और कालयवन है। वो कृष्ण के जीवन में ही नहीं है, वो आम आदमी के जीवन में है। इसलिए चेतना स्थान छोड़ देती है, एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में, दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। अब नीरज जी कंक्लूड कराइए, अगला कार्यक्रम है। ठीक है, तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस सेशन के चेयरपर्सन प्रोफेसर एस.के. त्रिपाठी सर से आग्रह है कि कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। प्रोफेसर एस.के. त्रिपाठी सर। लगता है अभी कनेक्टेड नहीं है। प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी सर, आप कनेक्टेड हैं? नहीं कनेक्टेड है तो ही आग्रह है कि वही सर कुछ बोलें। संतोष त्रिपाठी सर अभी कनेक्टेड नहीं है, तो आप ही सर कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिए। चलिए, बड़ा ही अवधपूर्ण व्याख्यान जो है आदरणीय प्रोफेसर जे.के. शर्मा जी द्वारा अभी दिया गया है। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता स्वामी विवेकानंद, जिनको हम युवाओं का प्रेरणा स्रोत भी मानते हैं और हैं भी, और प्रेषित पिपलाद, इन सारी भारतीय पौराणिक कथाओं को जोड़ते हुए उन्होंने अपने व्याख्यान में बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ और बड़े ही ग्राह्य ढंग के साथ उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। उनका जो व्याख्यान था, जो व्याख्यान रहा है, वो एक बड़े ही गूढ़ रहस्यों के साथ था और बड़े ही ऐसे ढंग से था कि कुछ उसके लिए कुछ सत्य ज्ञान या सत्य की खोज, सत्य अपने अंदर समाहित होना चाहिए, तभी उसको बड़े ही सूक्ष्म ढंग से समझा जा सकता है। उन्होंने विभिन्न विषयों को छुआ। उन्होंने 5W की कल्पना साकार की। उन्होंने उसको वुमेन से जोड़ा या वाइफ से जोड़ा। लेकिन मेरा ये मानना है कि 5W 5 वे भी हो सकते हैं काम करने के, और जो H है वो उन्हें होल्ड करने के लिए भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। उनका जो ये ज्ञानवर्धक व्याख्यान था वो अवश्य ही हमारे छात्रों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जो प्रतिभागी हैं उनको लाभान्वित करेगा, और हम आगे भी
उनसे इसी प्रकार की प्रेरणा लेते हुए और आगे भी उन्हें व्याख्यान के लिए आमंत्रित करेंगे, क्योंकि अभी 1 बजे से कुलपति जी एक और सेमिनार का उद्घाटन करने वाले हैं। हम लोगों को सबको उधर भी सम्मिलित होना है। तो मैं तो आपका ऋणी हूँ भैया, आपने 1 घंटे के लिए पूरा 2 घंटे में जो सुना है, मैं तो आपका ऋणी हूँ। प्रतिभागियों का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और औपचारिक रूप से धन्यवाद के लिए अवनीश जी को आमंत्रित करता हूँ। अवनीश सर, एक सूचना है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कि अगला हमारा इस सीरीज का अगला कार्यक्रम 11 तारीख को है, जिसमें प्रोफेसर अवधेश जी लखनऊ विश्वविद्यालय से आएंगे और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करेंगे। ये कार्यक्रम शाम 3 बजे से होगा। धन्यवाद। आज के सेशन के लिए सबसे पहले कीनोट स्पीकर प्रोफेसर जितेंद्र कुमार शर्मा जी का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अपना कीमती समय निकाला और हमसे अपने वर्तमान के लंबे अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। साथ ही उन्होंने प्राचीन संदर्भों को, उदाहरणों को भी हमारे साथ साझा किया और कैसे उन्होंने ये बताया कि कई बार किसी समस्या का या अनुसंधान और समाधान में कई बार सही प्रश्न उठाने से ही सही रास्ता भी दिखता है। उन्होंने ये भी कहा। तो सर, हम आपके लिए आप बहुत कृतज्ञ हैं, ग्रेटफुल हैं कि आपने हमारे साथ अपना कीमती समय साझा किया। आज के चेयरपर्सन प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी सर का, हालांकि वो भी कनेक्टेड नहीं है हमसे, हम उनको भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हमारे को चेयरपर्सन आज के डॉक्टर जुगल किशोर दत्त जी, जिन्होंने अनुसंधान या रिसर्च की यूटिलिटी पे ध्यान दिया कि जो भी अनुसंधान किया जाता है उसका क्या सामाजिक योगदान है, उससे भी उन्होंने हमारा प्रकाश डाला और सत्य के ऊपर उन्होंने भी अपना रंग दिया। हमारे हेड सर, जिसके निर्देशन में हम ये ज्ञान सीरीज कंडक्ट हो रहा है, हम उनका भी धन्यवाद ज्ञापन व्यक्त करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर सुब्रत राय हमारे साथ रहे हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन है। डॉक्टर शिवेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जिन्होंने टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड किया, उनका विशेष रूप से धन्यवाद। डॉक्टर रविचंद्र वर्मा, डॉक्टर सुनीता सिंह को, डॉक्टर सुरेश निशाकर, हमारे विभाग के शिक्षक हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हमारे जितने भी प्रतिभागी स्टूडेंट्स हैं भारत के अलग अलग शहरों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको प्रतिभाग यहाँ भाग लेने के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा गूगल मीट जो ये प्लेटफॉर्म है, एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है, वो हमें प्रोवाइड करने के लिए विश्वविद्यालय का और हमारे कुलगुरु प्रोफेसर संजीव शर्मा सर का भी हम आशा करते हैं कि हमें अपने जीवन में या अकादमिक जीवन में सही निर्णय और सही करने के लिए सही बुद्धि विवेक प्रदान करें। आप सबका धन्यवाद। ये तो जिंदगी की, मैं एक लाइन लेके अपना बात पूरी करता हूँ, आप लोगों को समर्पित है मेरी पंक्तियां। ये तो जिंदगी की जंग है, जारी रहेगी हमेशा, कि बेवजह दिल पे कोई बोझ भारी न रखिए, बेवजह दिल पे कोई बोझ भारी न रखिए, जिंदगी जंग है इसे हमेशा जारी रखिए, जिंदगी जंग है इसे हमेशा जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे, कितने दिन जिंदा रहे इसकी मत करिए परवाह, कितने दिन जिंदा रहे इसकी मत करिए परवाह, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। प्रोफेसर विमलेश जी, आपका भी धन्यवाद। प्रोफेसर सत्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े थे मेरठ से, उनका भी धन्यवाद। और प्रोफेसर सैकले जुड़े हुए थे अहमदपुर लातूर से, महाराष्ट्र से, उनका भी धन्यवाद। सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद। थैंक यू सर। सत्य प्रकाश जी अपने लॉ वाले तो नहीं है क्या? हाँ, वही बात करना चाह रहे थे आप। मैं